गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट एंड जी, फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 12 ऑल्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो इससे पहले वाला जो पोर्शन है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, क्योंकि कोरोना की वजह से सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो ये जो हमारा सिलेबस है ये रिवाइज सिलेबस है। तो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाला आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे पूछिए, मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। तो पढ़ लेते हैं, चलिए। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो नाइन्थ क्लास में भी आपने बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा होगा। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम कब आया था? जब रदरफोर्ड का जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, वो फेल हो गया था। जब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था, तब नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, तो जिसको हम जानते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम के नाम से। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या बताए थे? तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम के क्या क्या पोस्टुलेट्स है? पोस्टुलेट्स का मतलब होता है मेन पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच आर गिवन बाय द नील्स बोर टू डिस्क्राइब द एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम को डिस्क्राइब करने के लिए नील्स बोर ने जो पॉइंट दिए थे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट है एंड वेरी सिंपल पोस्टुलेट्स दैट एटम हैज ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो एटम के अंदर क्या होता है? एक सेंटर होता है और उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर टू अंडरस्टैंड ए एटम। किसी भी एटम को समझने से पहले हमें उसका सेंटर पार्ट क्या होता है, उसके सेंटर पार्ट के अंदर कौन कौन से सब पार्टिकल मौजूद होते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एटम के सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ना, फर्स्ट कंसेप्ट, ये रदरफोर्ड ने भी दिया था। रदरफोर्ड ने भी दिया, अब नील्स बोर ने भी यही बताया इसके बारे में कि एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। देन सेकेंड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स एनर्जी एंड फिक्स वेलोसिटी। जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे एटम के चारों तरफ, तो एटम के अंदर क्या होते हैं? डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। तो डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवोल्यूशन करेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी रिवोल्यूशन कर रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करते हैं, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस एंड दैट सर्कुलर ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स एनर्जी लेवल। इनकी एनर्जी लेवल भी फिक्स होती है। तो इन्हीं फिक्स एनर्जी लेवल वाले सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे क्या मानेंगे? हम इसको इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनकी एनर्जी फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी कुछ कितनी भी एनर्जी, ऐसा नहीं है। इनडिफिनिट एनर्जी नहीं होगी। सब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेट डेफिनेट एनर्जी लेवल होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दे पोसेस फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिक्स अमाउंट में होती है उनकी एनर्जी। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड फिक्स वेलोसिटी। अब ये है ना, इनकी जो वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है इनकी स्पीड। जब ये रिवोल्यूशन करते हैं ना, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी भी क्या होती है? डेफिनेट होती है। तो डेफिनेट वेलोसिटी से और फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ये क्या करते हैं? रिवोल्यूशन करते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, ये क्वांटाइजेशन क्या चीज है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवोल्यूशन करेगा, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, जब वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन करता है तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है। और वो एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अभी हमने इस डायग्राम में बताया, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स
इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करेगा, रिवोल्यूशन करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। और वो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, वो एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा h/2 के इंटीग्रल प्रोपोर्शनेट। किसके बराबर होगा, h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवोल्यूशन करेगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं mvr से। किससे लिखते हैं, mvr से। किसके इंटीग्रल प्रोपोर्शनेट होगा, या तो h/2 के बराबर होगा, या फिर mvr किसके बराबर होगा, 2h/2 के बराबर होगा, या फिर mvr एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा 3h/2 के बराबर, या फिर एंगुलर मोमेंटम mvr होगा 4h डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो जब भी कोई भी पार्टिकल रिवोल्यूशन करता है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मोमेंटम होता है। जैसे हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम को हम लिखते हैं पी से। आप लोगों ने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं, और पी का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका मास और उसकी वेलोसिटी को हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें हमारे पास में क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो फिक्स ऑर्बिट के अंदर, सर्कुलर ऑर्बिट में जब ये रिवोल्यूशन करेंगे तो उस मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। क्या कहेंगे उसको हम, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m इंटू वी इंटू आर। यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे r है रेडियस ऑफ द एटम, किसी भी एटम की रेडियस। और यहाँ पे m इंटू वी क्या है, इट इज द मोमेंटम। मोमेंटम को जब हम रेडियस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम मिलता है। एक बार इसको और ध्यान से देख लीजिए। जैसे ये मैंने बनाया न्यूक्लियस, दीज आर द सर्कुलर डेफिनेट सर्कुलर पाथ, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। या आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते रहते हैं। अब इस डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट की, इस न्यूक्लियस से कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी। उस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसकी ये रेडियस मान ली, इसकी ये मान लेते हैं, इसकी आर आर डैश R1 मान लेते हैं, इसकी आर मान लेते हैं। तो ये जो R1 है वो आर के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, आप लोगों को पता है। क्योंकि ये जो ऑर्बिट है इसके कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है, ऑर्बिट बड़ा है। ऑर्बिट बड़ा है तो इसकी रेडियस भी ज्यादा होगी। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहा है, न्यूक्लियस का चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं। कंटिन्यू इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। जैसे हम इसमें रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास में क्या आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास में क्या डेवलप हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्यों डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किस में है, मोशन में है। इलेक्ट्रॉन किस में है, मोशन में है। मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी होता है, आप लोगों को पता है। इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी होता है, जो कि 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम वेट करें ना तो उसका मास आएगा 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। कितना ज्यादा छोटा पार्टिकल है, देखो आप कितना ज्यादा लाइट वेट है। तो ये इसका एटम का मास आता है। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हम निकाल सकते हैं, वो हम बताएंगे अभी। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अब ये जो पार्टिकल है ना, ये मोशन में है। जब ये मोशन में रहेगा, चारों तरफ रिवोल्यूशन करेगा तो ये मोशन में है। अब ये
मोशन में रहेगा तो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मोमेंटम होता है। जब भी कोई भी पार्टिकल मोशन में रहता है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम होता है। और मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को लिखते हैं हम m से, वेलोसिटी को हम लिखते हैं v से। तो मोमेंटम को किससे लिखेंगे, तो मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन कर रहे हैं, ये लीनियर वे में मोशन नहीं कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, तो उसका जो मोमेंटम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं, एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम इनटू रेडियस। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम इनटू रेडियस। तो मोमेंटम को हमने किससे लिखा था, m इंटू वी से लिखा था। तो ये लिख दिया हमने m इंटू वी इंटू रेडियस तो r। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू वी इंटू r। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ये सर कंसेप्ट इज क्लियर, कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है। कंसेप्ट आ गया अगर आप लोगों को समझ में है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, यस सर कंसेप्ट इज क्लियर, ताकि हम आगे बढ़े। तो ये हम थर्ड पॉइंट समझाने जा रहे थे। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर मॉडल। नील्स बोर ने क्या बताया, एटम के बारे में एक स्पेशल चीज बताई। उन्होंने बताया कि क्वांटाइजेशन कंडीशन पाई जाती है एटम्स के अंदर। जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो वो क्वांटाइजेशन की कंडीशन को फॉलो करेंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स डेफिनेट एनर्जी होती है, और वो डेफिनेट एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डेफिनेट एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर ही रिवोल्यूशन करते हैं। तो जैसा हमें पता है कि कोई भी एटम है तो एटम के चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स को हम सेल भी बोलते हैं। तो इन सेल की क्या होती है, एनर्जी लेवल होती है, अलग अलग टाइप की इनकी एनर्जी लेवल होती है, सबकी एनर्जी लेवल सेम नहीं होती। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवोल्यूशन करता है तो इनकी जो एनर्जी लेवल है ना, ये इन ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल फिक्स होती है, और इलेक्ट्रॉन्स भी इन्हीं डेफिनेट ऑर्बिट्स के अंदर क्या करेगा, रिवोल्यूशन करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती है, डेफिनेट होती है, इनडेफिनेट एनर्जी नहीं होती। हर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डेफिनेट होगी। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनेट है, और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इनकी एनर्जी भी डेफिनेट है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं मिलेगा आप लोगों को, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मतलब इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात कहूँ आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो है। अगर आपको पूछे कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, जीरो है। तो यही नील्स बोर ने बताया था। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, जब भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम होता है, और एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं एमबीआर से। और वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल प्रोपोर्शनेट होता है। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो एंगुलर मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम को L से लिखते हैं, और L किसके बराबर हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई। जो अभी हमने बताया ना इंटीग्रल प्रोपोर्शनेट, इंटीग्रल प्रोपोर्शनेट को हम वैल्यू के फॉर्म में लिखे तो हम इसको लिखेंगे n, और यहाँ पे लिख देंगे h अपॉन 2 पाई। और व्हाट इज L, L इज द एंगुलर मोमेंटम। और L को हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने बता दिया था। L इक्वल टू, L का मतलब है एंगुलर मोमेंटम, एंड एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम बी आर। तो L की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम बी आर लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो n दे रखा है ना, अब आप पे जो n दे रखा है वो n क्या है, यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्बिट से। यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट। n इक्वल टू ऑर्बिट, n इक्वल टू क्या होता है, ऑर्बिट होता है। और ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, सेल।
और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल। तो इसको तीन बातें वो तीन तरह से इसको हम एन को रिप्रेजेंट करते हैं। एन को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, इसको सेल भी कह सकते हैं, इसको हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। तो एन की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं, तो ये आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि अगर हम एन की वैल्यू 1 रखते हैं, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्बिट को हम के से भी लिखते हैं। एन को अगर मैं 2 लिखता हूँ तो उसको हम एल से लिख सकते हैं। एन इक्वल टू 3 है तो उसको हम एम से लिखते हैं। और अगर n इक्वल टू 4 है, मतलब फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल के लिए हम उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ, छोटा सा एक एटम बना के, यह न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, और एक मैं बना देता हूँ यहाँ पर फोर्थ ऑर्बिट भी बना देता हूँ। दीज आर द ऑर्बिट्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेल, और हम इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 1, इसको हम बोलेंगे k, दिस इज द n इक्वल टू 2, इसको हम बोलेंगे l, दिस इज n इक्वल टू 3 एंड इट इज कॉल्ड m, एंड दिस इज n इक्वल टू 4 एंड इट इज कॉल्ड n। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन इन डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स में मिलते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इसका उसना कुछ क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम को एम बी आर से लिखते हैं। वो किसके बराबर होगा, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा तो इसके लिए एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में घूमेगा तो इसके लिए एन की वैल्यू 2 लगा देंगे, तो एम बी आर इक्वल टू 2h/2 पाई हो जाएगा। अगर थर्ड ऑर्बिट में घूमता है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इक्वल टू 3h/2 पाई हो जाएगा। इसी टाइप से फोर्थ ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे, तो एम बी आर इक्वल टू 4h/2 पाई हो जाएगा। तो आई थिंक दिस पॉइंट आर वेरी क्लियर, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, यस, एंगुलर मोमेंटम का अभी हमने डिस्कशन कर लिया है। एंगुलर मोमेंटम आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। Yes, now we are going to discuss our fourth point, and the fourth point is while revolving जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये क्या कंसेप्ट है बच्चों, इस कंसेप्ट को देखो अच्छे से मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये। तो क्या है इसमें कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन करते हैं, ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवोल्यूशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस का होता है या पॉजिटिव का होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस का। इसी टाइप से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेंगे आपको, प्रोटॉन मिलेंगे। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो दो अलग अलग टाइप के चार्ज है, दोनों अलग अलग टाइप के अलग अलग नेचर के चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आप सभी लोगों को पता है ना। तो इनके बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाता है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहेंगे हम इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहा है, तो इसकी वजह से एक इसके अंदर एक और फोर्स जनरेट हो जाएगा। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं उसको हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ऐसा फोर्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन कर रहा है, तो यहाँ पे एक सेंटर की तरफ में
एक फोर्स जनरेट हो जाएगा जो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की साइड में पुल करने की कोशिश करेगा। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, यस सर वी अंडरस्टूड द पॉइंट, हमको ये पॉइंट समझ में आ गया है। तो जल्दी से लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ। पॉइंट क्या है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, इन्होंने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिवोल्यूशन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। किसके चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहा है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं, प्रोटॉन मिलते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के पास में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। अब हमें पता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे जो फोर्स है ना, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी कोई ऑपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स होता है ना, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैटेगरी में उसको रखते हैं। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में आपको अच्छे से इसको समझा दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होता है, एक सेंटर के तरफ एक फोर्स जनरेट हो जाता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये बनता है ना, जो सेंटर की तरफ लगता है, इसकी वैल्यू होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एफ सी से लिख देते हैं, इससे लिखते हैं एफ सी से। तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है, एंड r क्या है यहाँ पे, r इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। r की वैल्यू रेडियस ऑफ एटम, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये जो सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कब जनरेट होता है, जब दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्शन में रहते हैं, तो कौन सा फोर्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, सपोज दो चार्ज है हमारे पास में Q1 और Q2 है। सपोज मैं मान लेता हूँ जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज Q2 है, और जो ये न्यूक्लियस है ना जहाँ पे प्रोटॉन है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है। तो ये दो चार्ज मान लिया, दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं R मान लेता हूँ। जो रेडियस है ना, इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, R है। तो अकॉर्डिंग टू ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग है बच्चों, कि जब भी कोई भी जब भी कोई दो चार्ज एक दूसरे से R डिस्टेंस के ऊपर रहते हैं, जब भी कोई दो चार्ज एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रहते हैं, और जो चार्ज है वो सपोज हमने मान ली Q1 और Q2 है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू होगी एफ सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इज द, ये क्या है, ये आपने क्या निकाला, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जब भी कोई भी दो चार्ज बॉडी एक दूसरे से आर डिस्टेंस के ऊपर रहती है। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे क्या है, एफ सी। एफ सी किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है। एफ सी और एफ ई क्या है, यहाँ पे एफ ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ सी का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ सी जो है ना, उसी की वजह से एफ ई जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, जो एफ ई की वैल्यू जो हमारे पास में, ये एफ ई की वैल्यू आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ई। ये एफ ई की वैल्यू है, क्या ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसी को हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम क्या लिख रहे हैं, एफ सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के केस में। तो किसके बराबर हो जाएगा वो, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
आर के बराबर हो जाएगा। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब ये एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये क्या है? दिस इज द सेंटीपिटल फोर्स। ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। तो अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, अब इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। किस टाइप से हम इसको कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, जैसा अभी हमने लिखा था कि एफ ई, हमने क्या लिखा था? एफ ई इक्वल टू एफ सी, ये लिखा था। एफ ई यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ सी यहाँ पे क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ ई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये देखिए, ये हमने निकाला था। एफ ई की वैल्यू क्या निकाला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। इसके अंदर जब मैं वैल्यू लगाता हूँ एफ ई की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास में एफ ई क्या है? एफ ई है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रॉन के केस में हम किस टाइप से लगाएंगे? इसको हम लिखेंगे 1/, कैसे लिखेंगे हम इसको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमें देखो Q1 और Q2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे Q1 और Q2 कैसे फाइंड करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। देखो हमारे पास में दो चार्ज है। दो चार्ज कौन कौन से? एक तो है इलेक्ट्रॉन, एक है इलेक्ट्रॉन। ये जो सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है ना, किस किस पे किस किस के बीच में लग रहा है? एक तो इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है और एक न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होगा, ये कैसे फाइंड करें? तो प्रोटॉन कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। ये भी कंसेप्ट आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। किसी भी एटम का अगर एटॉमिक नंबर हमें पता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हम फाइंड कर सकते हैं। जितना एटॉमिक नंबर है उतने क्या होंगे? उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, जबकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो इसको मैं किस से लिखूंगा? प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको मैं लिखूंगा ई से। ठीक है। और चार्ज कैसा होता है? धनात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? जेड ई के बराबर हो गया। कितना चार्ज हो गया? जेड ई के बराबर चार्ज हो गया। किसके ऊपर? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज हमें मिल गया जेड ई। ये समझ में आया आपको पॉइंट? कैसे हम बता देते हैं, वापस में बता देता हूँ। देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एटॉमिक नंबर के बारे में हमें समझना है। टोटल न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने एटम होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका क्या बोलते हैं? उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने का तरीका है उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है ई। तो टोटल पी के मतलब जितने भी प्रोटॉन होंगे उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? जेड ई के बराबर होगा। तो जेड ई हमने लिख दिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ई, तो हमने इसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते हैं। हमारे यहाँ पे एफ एफ ई यहाँ पे क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्या है? Q1 हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यहाँ पे लिख दिया ई। Q2 यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चार्ज को हमने लिख दिया जेड ई से। किससे लिख दिया? हमने जेड ई से लिख दिया। डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया? आर स्क्वायर। ये देखो ये आर स्क्वायर फॉर्मूले में है। इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एफ सी यहाँ पे क्या है? सेंटीपिटल फोर्स। और हमने सेंटीपिटल फोर्स की कैलकुलेशन की थी एम बी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई आर से। ये देखो इसे हमने कैलकुलेशन की थी। तो इसको वैल्यू में लिख देते हैं। तो हमारे पास में फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये हो जाएगी। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसको याद कर लेना है अच्छे से। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हाँ सर हमें कंसेप्ट क्लियर है। तो एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा सा और कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो
फिफ्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, इन्होंने क्या बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एप्रोप्राइट ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब एप्रोप्राइट ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन करते हैं तो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नील्स बोर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे पॉइंट एक से बढ़कर एक है नील्स बोर के केस में। नील्स बोर ने सारे पॉइंट दिए, एक से बढ़कर एक दिए। तो इन्होंने क्या बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ना तो अपनी एनर्जी को गेन करता है, ना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एनर्जी को गेन करेगा, ना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एनर्जी को लिबरेट करेगा। नाइदर नाइदर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी नॉर लूज एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है तो इलेक्ट्रॉन को ना तो गेन करता है एनर्जी, ना इसकी एनर्जी को क्या करता है लूज करता है। मतलब एनर्जी इनकी क्या होती है, फिक्स होती है। एनर्जी ऑफ एनी पर्टिकुलर सेल और ऑर्बिट इज फिक्स्ड, सो ही गिव द नेम सेल टू स्टेशनरी एनर्जी लेवल। तो स्टेशनरी एनर्जी लेवल इन्होंने नाम दिया था। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।